भू राजनीति एक ऐसा विषय है जिसकी कोई मर्यादित मात्रा में अध्ययन नहीं। यह एक ऐसा विषय है जिसके नए अध्याय का जन्म प्रतिवर्ष में होता है। छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर ऐसा अध्याय बनता है जो एक ही बार में कई देशों की स्थिति में बदलाव ला देता है। आज हम भू राजनीतिक के ऐसे अध्याय की बात करेंगे जिसकी नींव वर्ष 1947 में रखी गई और उसी के 24 वर्ष यानी वर्ष 1971 में पूर्ण रूप से अलग स्थिति में परिवर्तित हुआ। वर्ष 1947 भारत के 3 भाग हुए, एक भारत देश तो दूसरा पश्चिम पाकिस्तान और तीसरा पूर्व पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान जिसमें पंजाबी, बलोची, सिंधी, उर्दू, पश्तो की आबादी थी, तो वहीं पूर्व पाकिस्तान में बंगालियों की आबादी बहुमत में थी। बात करें पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान की तो दोनों क्षेत्रों में इस्लामिक संप्रदायों की आबादी बहुमत में थी। बस यही एक बात थी जो दोनों क्षेत्रों में मेल खाता था, बाकी क्षेत्रों में कुछ भी एक जैसा न था। दोनों क्षेत्रों की भाषा, आबोहवा, जीवन शैली एवं संस्कृति अलग थी। बात करें वर्चस्व की तो पश्चिम पाकिस्तान अधिक ताकतवर था। दूसरी ओर बात करें व्यापार क्षेत्र की तो पूर्व पाकिस्तान में जूट का उत्पादन एशिया महाद्वीप में सभी देशों से ज्यादा था, जिससे उनके अर्थतंत्र में वृद्धि बड़े अच्छे से हुई। दोनों क्षेत्रों के बीच एक बड़ी समस्या थी और वो थी सम्मान अधिकार की। पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान के लोगों को अपने से नीचा मानता था, बड़े से बड़े सरकारी पदों में खुद के लोगों का चयन करता। ऐसे कई घटनाएं घटित हुए जिसमें दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे के प्रति असंतोष का भाव पैदा हुआ। दोनों के बीच राजनैतिक विचारधारा अंतर के बड़े स्तर पर जन्म हुआ वर्ष 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध से। पाकिस्तान फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके A.A.K. नियाजी ने अपने द्वारा लिखी गई किताब द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में इस घटना के कुछ अंश का वर्णन किया है। 1965 के वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत अपने अग्रेसिव काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा पाकिस्तानियों को मात देता जा रहा था। पाकिस्तानी फौज की ज्यादातर संख्या पश्चिम पाकिस्तान में था और पूर्व पाकिस्तान में ना के बराबर। इसके बारे में उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से पूछा गया। जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि पूर्व पाकिस्तान की सुरक्षा उनके साथी मित्र चीन करेगा। उनके स्टेटमेंट ने बंगालियों के मन में क्रोध का भाव बढ़ाया। पूर्व पाकिस्तान में रह रहे लोग समझ चुके थे कि उनके जान का पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से कोई मोल नहीं। उस वक्त पूर्व पाकिस्तान में आवामी लीग पार्टी आम बंगालियों के बीच अपना स्थान बनाया जा रहा था और पार्टी के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। उनका दिन प्रतिदिन पाकिस्तान सरकार पर से विश्वास उठने लगा। फिर आया वर्ष 1969 जब मार्च के महीने में पूरे पाकिस्तान ने पहली दफा मार्शल लॉ देखा। राष्ट्रपति अयूब खान को सत्ता से उखाड़ फेंक जनरल याहिया खान नया राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति याहिया खान ने मुजीबुर रहमान के साथ अपने राजनीतिक संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। समय आगे चलकर 1970 पर आया। पश्चिम पूर्व पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मैनिफेस्टो को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मैनिफेस्टो ने सभी का ध्यान 6 मुद्दों की तरफ केंद्रित किया। पहला, संसदीय लोकतंत्र और वास्तविक संघीय संविधान। दूसरा, केंद्र सरकार की शक्तियों को केवल 2 विषय, रक्षा और विदेशी मामलों तक सीमित करना। तीसरा, पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान की अलग मुद्राएं। चौथा, प्रत्येक विंग के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा जमा बनाए रखना। पांचवा, प्रत्येक विंग के लिए अलग राजकोषीय नीति। और छठा, दोनों का अलग मिलिट्री फोर्स। परंतु ये 6 मुद्दे पश्चिम पाकिस्तान को बिल्कुल भी अनुकूल न लगा और इन सभी मुद्दाओं को पूर्ण रूप से खंडन किया। इलेक्शन के 1 महीने पहले यानी 12 नवंबर 1970 पूर्व पाकिस्तान में भारी तूफान आया। करीब 10 लाख से भी अधिक लोगों को प्राण संकट पहुंचा। इस भारी नुकसान के विषय में राष्ट्रपति याहिया खान की जहां नाम मात्र सहानुभूति पहुंची, वहां भारत की तरफ से उत्तम सहायता पहुंची। करीब 5 करोड़ रुपयों के साथ हजारों ट्रक अनाजों से भरकर भारत ने पहुंचाया। 7 दिसंबर 1970 पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के परिणाम की घोषणा हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिम पाकिस्तान में बहुमत हासिल की। 144 सीटों में से 86 सीटों पर जीत हासिल की।
वहीं पूर्व पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने 169 सीटों में से 167 सीट पर जीत हासिल की। अगर दोनों क्षेत्रों की सीटों को मिलाएं तो कुल 313 सीटें थे। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग 167 सीट के साथ पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए क्वालिफाई थी। राष्ट्रपति याह्या खान और पाकिस्तान मिलिट्री जनरल को मुजीबुर रहमान का सत्ता आगमन रास न आया। खुद को अरबी मानने वाला देश पश्चिम पाकिस्तान के लीडर्स सेकंड क्लास सिटीजन मान रहे पूर्व पाकिस्तान के नेता को अपने से अच्छे पद पर देखना पसंद न था। ऐसे में उन सभी अधिकारियों ने कई तरीके निकाले जिससे मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता ना मिले। पहला ऑल्टरनेटिव था मुजीब और उसी के पार्टी द्वारा बनाए संविधान को राष्ट्रपति याह्या खान द्वारा अस्वीकार करना। दूसरा ऑल्टरनेटिव था मुजीब और भुट्टो को साथ बुलाकर आपसी सहमति से गठबंधन की सरकार बनाया जाए। और तीसरा ऑल्टरनेटिव था यथास्थिति बनाए रखना। कुछ दिनों बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गठबंधन सरकार का प्रस्ताव रखा क्योंकि उनके अनुसार पश्चिम पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी एक सीट भी नहीं जीता। कोई ठोस उपाय न मिलने पर आखिर राष्ट्रपति याह्या खान ने 12 जनवरी 1971 ढाका जाने का फैसला किया। वहां जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बताया। इस इवेंट के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान में माहौल सामान्य है, परंतु इस देश का एक इतिहास है। जब भी कोई आंतरिक घटना में स्थिरता होती तो बाहरी देशों के लिए अस्थिरता बनती। 14 जनवरी 1971 भारतीय खुफिया विभाग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW को ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिसने भारतीय सरकार की नींद उड़ा दी। 25 पन्नों के सीक्रेट नोट में ऐसा क्या था जिसे पाकर भारत देश की सरकार और उनके सेना बलों की चिंता बढ़ने वाली थी। जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो को। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर सर रामेश्वर नाथ काव ने कैबिनेट सेक्रेटरी PN हक्सर को 25 पन्नों का इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया जिसमें यह बताया गया कि 1965 से भी बड़े तर्ज पर पाकिस्तानी फौज भारत पर आक्रमण करेगा। इस बड़े हमले को अंजाम देने का मुख्य कारण था देश पर चल रहे राजनीति अस्थिरता। जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री पद न मिला तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। वहीं दूसरे एंगल से देखा जाए तो अगर मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद न मिला तो पहले से ही जन आक्रोश में रह रहे बंगालियों का गुस्सा बड़े विद्रोह में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने युद्ध करके जनता का ध्यान दूसरी तरफ खींचकर मुद्दे को भटकाया जाएगा। साथ ही साथ 1965 में मिली हार का बदला भी लिया जाएगा। RNAW को पता तो चल गया कि युद्ध होगा, साथ ही साथ यह भी पता था कि परिणाम भारत के पक्ष में शायद नहीं होगा। पाकिस्तान सेना ने 6 सालों के भीतर अपने ताकत में 10 गुना की बढ़ोतरी की। पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति पर बड़ा काम किया, बड़े बड़े देशों के साथ हथियारों का सौदा किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 300 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, 7 B-57 बॉम्बर्स, 6 F-104 स्टार फाइटर्स और 4 P-3 ऑरियर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकन्सिनेस एयरक्राफ्ट का सौदा पाकिस्तान के साथ किया। इस वेपन डीलिंग्स की सूची में फ्रांस का नाम भी शामिल था। 24 मिराज 3E और 30 मिराज 5 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ चीन से भी भारी मात्रा में हथियार मिले। RNAW के सामने दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान छोटे छोटे आतंकी दलों की घुसपैठी कश्मीर में करवाकर वहां के मुसलमान नौजवानों को आतंकी गतिविधियों में शामिल किए जा रहा था। इसी से आए गए दिन वहां आतंकी हमले होते जिसकी वजह से भारतीय सरकार का ध्यान बढ़ जाता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए RN काव और कैबिनेट सेक्रेटरी PN हक्सर एक साथ काम में लग गए। PN हक्सर ने मॉस्को में रह रहे इंडियन एम्बेसडर को टेलीग्राम भेजा। उस टेलीग्राम में इंडियन एम्बेसडर को तुरंत USSR के साथ वेपन डीलिंग का ऑर्डर मिला और साथ साथ हथियारों की सूची भी बताई गई। टैंक्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, गन एम्यूनेशन, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, सरफेस 10 एयर गाइडेड वेपन्स और एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द भारत तक पहुंचाने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुमति पर कैबिनेट सेक्रेटरी PN हक्सर ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जिसमें वह खुद, RNAW डायरेक्टर RN काव, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी होंगे।
इस कमेटी का मुख्य कार्य था पूर्व पाकिस्तान पर चल रही गतिविधि पर नजर रखना और उसी के अनुसार एक्शन लेना। पूर्व पाकिस्तान में विद्रोह की आवाजें उठने लगी। वहां की जनता अपने आजाद देश बांग्लादेश की मांग करने लगी। ऐसे स्थिति में कमेटी मेंबर्स के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। जैसे पहला, स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता देने से भारत के आंतरिक और बाहरी में क्या असर होगा। दूसरा, अगर भारत बांग्लादेश की सहायता करे तो किस आधार पर, अगर आर्थिक सहायता प्रदान करे भी तो किस पे, फॉरेन ट्रेड या ट्रांस बॉर्डर पर। इन सब सवालों में कई चीजें पूर्व पाकिस्तान की जरूरत थी, उस बारे में भी चर्चा हुई। जरूरत जैसे पहला, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, खास करके एलएमजी और एमएमजी। दूसरा, 30 लाख टन राशन। तीसरा, दवाई। चौथा, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल इक्विपमेंट्स। पांचवा, बांग्लादेश ब्रॉडकास्ट के लिए रेडियो ट्रांसमीटर। यह सब बात या सवालों की चर्चा तो हुई, लेकिन यह काम तभी मुमकिन हो पाएगा जब पूर्व पाकिस्तान में RNAW अपने सोर्सेस को एक्टिवेट करेगा। RNAW को ऐसे आदमी को इस मिशन में लाना था जो बंगाली हो और वहां के लीडर्स के साथ खुद को जोड़ सके। वैसे पूर्व पाकिस्तान में रह रहे इंडियन डिप्लोमेट्स का अवामी लीग पार्टी के साथ अच्छे संबंध थे। पूर्व पाकिस्तान में होने वाले इस कोवर्ट ऑपरेशन के लिए RNAW ने PN बैनर्जी उपनाम नाथ बाबू को चुना। पनीश्वर नाथ बैनर्जी एक IPS ऑफिसर थे जिनका कैडर वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल में कई शहरों में काम किया। आगे चलकर त्रिपुरा में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर पोस्टिंग मिली। वर्ष 1962 वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 1962 से 1965 तक उन्होंने दिल्ली में स्थित IB हेडक्वार्टर्स में काम किया। उसके बाद उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में हुई, जो IB का ईस्टर्न ऑफिस था, एज ए जॉइंट डायरेक्टर। वर्ष 1968 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना हुई। उनकी बदली हुई RNAW के कलकत्ता स्टेशन में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी। उनका RNAW में आना देश के इंटेलिजेंस यूनिट के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसी वर्ष PN बैनर्जी की मुलाकात मुजीबुर रहमान से लंदन में हुई। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। 1968 से लेकर 1970 के बीच दोनों की लंदन में कई दफा एक दूसरे से मुलाकात हुई। PN बैनर्जी के जरिए मुजीबुर रहमान का भारतीय सरकार के साथ संबंध मजबूत हुआ। मुजीब के साथ हुए बातचीत और मिली जानकारी को एकत्र कर PN बैनर्जी RN काव और शंकर नायर तक पहुंचाते। देखते देखते 1971 मार्च आ पहुंचा। भारत के लिए चीन भी चिंता का विषय बना। चीन जो कभी भी युद्ध के समय भारत में प्रवेश कर उत्तर पूर्व भारत पर कब्जा कर सकता था। बात सिर्फ इतनी भी नहीं, पाकिस्तान भारत के बीच हुए शिमला एग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के एयर स्पेस का उपयोग कर सकते थे। इसी का फायदा पाकिस्तान उठाने वाला था, चीनी हथियारों को पूर्व पाकिस्तान तक पहुंचाकर। ऐसे गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक कोवर्ट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 30 जनवरी 1971 श्रीनगर से भारतीय हवाई जहाज गंगा ने टेक ऑफ किया, जिसका गंतव्य जम्मू था। उस प्लेन में नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 2 टेररिस्ट भी मौजूद थे। दोनों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। प्लेन में 30 सिविलियंस मौजूद थे। वही 30 सिविलियंस IB एजेंट्स थे और हाईजैक एक ट्रैप था जो उन्हीं लोगों ने बिछाया हुआ था। प्लेन को श्रीनगर से लाहौर लाया गया। उन 2 टेररिस्ट को मौका मिलते गिरफ्तार कर लेना था, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने खुले बाहों से उन दोनों का स्वागत किया। यही नहीं, दोनों को पाकिस्तान में शरण भी दी। अगले दिन 30 एजेंट्स बिना कोई ट्रेल छोड़े भारत वापस आ गए, लेकिन पाकिस्तान में प्लेन गंगा को जला दिया गया। बस इसी का फायदा उठाकर भारत सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की पहल वाली बात को साबित कर दिया। इसी से भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को ब्लॉक कर लिया और साथ ही साथ चीन के षड्यंत्र को भी तोड़ दिया। दोस्तों, ऑपरेशन गंगा हाईजैक पर IB-71 नाम की मूवी भी बनी है, जिसमें इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑपरेशन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन पर आप अवश्य सूचित कर सकते हैं। 7 दिसंबर 1970 पाकिस्तान चुनाव के नतीजे आने के 3 महीने बाद भी सरकार बनी नहीं। राष्ट्रपति याहिया खान ने आखिर 13 फरवरी 1971 के दिन मुजीबुर रहमान को अगला प्रधानमंत्री बताया।
उसी के 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी 1971 जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस फैसले का विरोध किया और नेशनल असेंबली बॉयकॉट की बात कही। अपने फॉलोअर्स को संबोधन करते वक्त उनके शब्द कुछ इस प्रकार के थे: वी कैन नॉट गो ढाका ओनली टू एनक्लोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टी एंड रिटर्न ह्यूमिलेटेड। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कार्यकर्ता लाहौर में अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखा। बात करें पूर्व पाकिस्तान की स्थिति की तो हालात दिन पर दिन नाजुक होते जा रहे थे। लोग सड़कों पर उतरकर पश्चिम पाकिस्तान का विरोध करने लगे। कल तक वे सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की मांग रख रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग बढ़ गई। अब उन्हें उनके लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए था, बंगालियों का देश बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान की आवाज हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को जोड़ने लगी। ढाका में रह रहे उस वक्त के गवर्नर वाइस एडमिरल SM एहसान और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा यकूब खान ने राष्ट्रपति याह्या खान को बताया कि पूर्व पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर कुछ ना किया तो वह आम बंगला जनता के हाथों कुचले जाएंगे। 1 मार्च 1971 नेशनल असेंबली को खारिज करने की घोषणा की। इस घोषणा ने ढाका की सड़कों पर खून बहाना शुरू कर दिया और खून अवामी लीग पार्टी के सदस्यों का था। बंगला भाषी लोग उर्दू भाषी लोगों पर हमला करने लगे। 3 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों से अपील की कि विरोध प्रदर्शन में हिंसा का उपयोग ना करें और सत्याग्रह के रास्ते को चुने। वहीं राष्ट्रपति याह्या खान ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान को दी। 7 मार्च 1971 यह दिन को इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। प्रचंड संख्या में जनता के समक्ष भाषण दिया शेख मुजीबुर रहमान ने। इस बार खुलेआम उन्होंने पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का नाम लिया। अपने भाषण में पाकिस्तानी सरकार को तानाशाह कहा। उस भाषण में खुलकर बांग्लादेश का ध्वज दिखा। पूर्व पाकिस्तान की जनता विद्रोह पर उतर आई और तय कर लिया आजादी को हर हाल में पाने का, चाहे मौत भी सामने आ जाए। बढ़ती समस्या को अपने सामने देख 16 मार्च 1971 याह्या खान ढाका आ पहुंचे। उनके साथ कई आर्मी जनरल्स भी आए थे। याह्या खान ने प्रयास किया नेगोशिएशन करने का, लेकिन मामला पूरी तरह हाथ से चला गया। जनरल टीका खान ने याह्या खान को आश्वासन दिया कि वह 1 हफ्ते में पूर्व पाकिस्तान के अंदर चल रहे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल कर लेंगे। गुस्से से तिलमिलाए याह्या खान ने जनरल टीका खान को जल्द से जल्द मुजीब की आवाज दबा देने का हुक्म दिया। जनरल टीका खान हरकत में आ गए। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी तैयारी हुई और शुरू हो गया पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसे 25 मार्च 1971 को शुरू कर दिया गया। इस भारी मिलिट्री क्रैकडाउन को शुरुआती अंजाम दिया पाकिस्तानी आर्मी 14 डिवीजन के 4 ब्रिगेड्स ने। 25 दिसंबर 1971 रात 11 बजे ढाका यूनिवर्सिटी, जहां अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर्स रह रहे थे, ढाका यूनिवर्सिटी में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहां के प्रोफेसर्स को परिवार सहित मार डाला। हिंदुओं को अलग लाइन पर खड़ा करके गोलियों से भून डाला। हिंदुओं के इलाकों में जाकर घरों को जला दिया गया और सैकड़ों की तादाद में हत्याएं होने लगी। उसी आधी रात मुजीब ने ढाका रेडियो स्टेशन जाकर परिस्थिति के विषय में लोगों को सूचित करे, लेकिन पता चला कि ढाका रेडियो स्टेशन पर पहले से पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था। तुरंत चिटागोंग रेडियो स्टेशन से EPR वायरलेस द्वारा संपर्क किया और उनके ब्रॉडकास्ट की मांग की। पूरे देश से बात की और पूर्व पाकिस्तान को आजाद बांग्लादेश बताया। उनके कुछ बातों ने लोगों को इशारा भी किया कि उनके जान को खतरा है। उनके शब्द कुछ इस तरह से थे: This may be my last message. From today, Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you are and with whatever you have to resist the army occupation to the last. Your fight must go until the last soldier of Pakistani occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. उसी के कुछ देर बाद शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी हो गई। अवामी लीग पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों में छिप गए। उस रात पाकिस्तान आर्मी ने करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। डेली टेलीग्राफ के पत्रकार साइमन ड्रिंग ने 30 मार्च 1971 में एक चौंका देने वाला रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार हर दिन करीब 15,000 सिविलियंस को ढाका में मारा जा रहा था। 27 मार्च ढाका के 80% आबादी ने शहर से पलायन कर लिया था। करीब 1.5 लाख लोग ढाका में मारे गए।
15,000 से भी अधिक गांव पर हवाई हमला हुआ और बॉम्बिंग्स भी। 30 जून 1971 न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार सिडनी स्कैनबर्ग ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया। उनकी रिपोर्ट अनुसार हजारों की तादाद में लोगों को ट्रकों में भरकर शहर से बाहर पाकिस्तान आर्मी कैंप में ले जाया गया। जगहों के नाम बदले गए, खासकर हिंदू इलाकों के नाम को बदला गया। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान हुआ। 60 लाख से भी अधिक लोगों ने भारत की तरफ पलायन किया। मई में 43 लाख तो जुलाई तक 72,32,000 लोग भारत पहुंचे। भारत में आ रहे शरणार्थी भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुके थे। ऐसे परिस्थिति में पाकिस्तान को जवाब देना सही समझा। नई दिल्ली में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ एक टेबल पर एकत्र हुए। प्रधानमंत्री ने पूर्व पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, वहां से आ रहे शरणार्थी, भारत के खिलाफ युद्ध इत्यादि जैसे समस्याओं को खत्म करने के लिए युद्ध को ही सही विकल्प चुना। जनरल सैम मानेकशॉ ने युद्ध को गलत नहीं ठहराया, परंतु समय को गलत ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि समय अनुकूल नहीं युद्ध करने का। जनरल सैम मानेकशॉ ने कुछ महीने का समय मांगा ताकि वह भारतीय सेना को तैयार कर सके। उन्होंने एक बढ़िया सुझाव दिया। सुझाव यह था कि वर्तमान समय से लेकर आने वाले युद्ध के बीच लाखों बंगाली योद्धाओं को उत्तम युद्ध अभ्यास करवाया जाए ताकि समय आने पर वह भारतीय फौज की सहायता कर सके। कुछ दिनों में जनरल सैम मानेकशॉ ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट बनवाया। उन बंगाली लड़ाकों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल एसएस उबन को मिली। रही बात पूर्व पाकिस्तान में रह रहे मुक्ति बाहिनी तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी पीएन बनर्जी ने ली। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कैबिनेट सेक्रेटरी पीएन हक्सार, आरएन काउ ने अपने कमेटी में डिफेंस मिनिस्टर केबी लॉल को शामिल किया। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के 3 विंग्स के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया। कमेटी का काम बन चुका था अवामी लीग पार्टी के लीडर्स को प्रोटेक्ट करना और मीडिया द्वारा साक्षात्कार करवाकर दुनिया के समक्ष पूर्व पाकिस्तान में हुए अमानवीय घटनाओं से दुनिया को अवगत करवाना। दूसरा काम था मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को उत्तम फौजी अभ्यास करवाना। अप्रैल 1971 दिल्ली से ज्यादा गर्मी का माहौल राजनीति में दिख रहा था। बांग्लादेश, यह नाम सिर्फ भारत पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब दुनिया के अलग अलग जगहों में गूंजने लगा। कैबिनेट सेक्रेटरी पीएन हक्सर और आरएन काउ ने मुक्ति बाहिनी के विषय पर उनको डिफेंड किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गतिविधि और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक बयानों पर प्रश्न उठाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं ने पूर्व पाकिस्तान के विषय में चल रहे सारे कोवर्ट ऑपरेशंस को बंद कर देने को कहा। आरएन काउ के पास अब वक्त कम और काम ज्यादा था। हर फ्रंट में उनका काम महत्वपूर्ण था। काम जैसे पश्चिमी देशों में चल रहे बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट से लेकर बांग्लादेश के अंदर चलने वाले गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए फाइटर्स को ट्रेन करने तक का। इन सभी कामों के नतीजे सही निकले, इसके लिए सही आदमी का चुनाव अनिवार्य था। अप्रैल 1971 के मध्य समय में आरएन काउ ने फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कॉल द्वारा लंदन में हो रहे भारत के हाई कमिश्नर अपा पंत से बातचीत की। आरएन काउ ने अपा पंत को सुझाव दिया कि बांग्लादेश के ऑफिशियल्स जो लंदन में हैं, उन्हें भी बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने को कहें। उस वक्त लंदन में ढाका हाई कोर्ट के जज और ढाका यूनिवर्सिटी के ऑनररी वाइस चांसलर अबू सईद चौधरी से अपा पंत ने संपर्क किया। अपा पंत ने उनकी मदद की लंदन ऑफिस सेटअप करने में। आरएन काउ ने अबू सईद चौधरी को बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही, परंतु एक सुझाव भी दिया। आरएन काउ ने विनती की कि बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट में RNAW का नाम नहीं जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह मूवमेंट पूरी तरह से असफल साबित तो होगा ही, साथ ही साथ दुनिया इसे एजेंडा का ठप्पा भी लगा देगी। वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे बांग्लादेशी प्रवासी वक्त के साथ पाकिस्तान के बांग्लादेश प्रति अनैतिक मिलिट्री क्रैकडाउन विषय पर अपना विचार प्रकट करने लगे। इन्हीं चीजों से वेस्टर्न मीडिया का ध्यान बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड पर पड़ा। दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्था पाकिस्तान की निंदा करने लगा। इन सब कामों को पर्दे के पीछे से RNAW अंजाम दिए जा रहा था। एक वरिष्ठ RNAW ऑफिसर बी रमन के अनुसार पूर्व पाकिस्तान में मिले इस सफलता और बांग्लादेश का जन्म मुमकिन नहीं था आरएन काउ के नेतृत्व बिना। आरएन काउ के बड़े विजन ने मुमकिन किया बांग्लादेश के विषय को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का। आरएन काउ के 2 सहायक
पीएन बनर्जी और मेजर जनरल उबन ने बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। पीएन बनर्जी बांग्लादेश की तस्वीर को दुनिया के सामने ला रहे थे और बांग्लादेश के सरकार की नींव डालना शुरू कर दिया। रही बात मेजर जनरल उबेन की, तो बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी का प्रशिक्षण उनके नेतृत्व में अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे जुलाई 1971 के अंत तक अलग अलग आइडेंटिटी के साथ RNAW ऑफिसर्स और एजेंट्स बांग्लादेश में फैलने लगे। बात करें मुक्ति बाहिनी के ट्रैकिंग प्रोग्राम की, तो 1 जून 1971 850 लोगों को सिलेक्ट करके ट्रेनिंग के लिए 2 अलग अलग सेंटर्स में भेजा गया। एक देहरादून तो दूसरा सेंटर था आसाम। इन सभी वॉलंटियर्स का चयन अवामी लीग पार्टी के लीडर्स ने किया, जो शेख मुजीबुर रहमान के खास थे। आगे चलकर 6000 वॉलंटियर्स का चयन हुआ और ट्रेनिंग प्रोग्राम का डेट 10 जुलाई 1971 से रखा गया। RNAW की एक अलग सी पॉलिसी थी, अपनी पहचान को सबके सामने न रखना। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश सदस्यों के सामने आर्यन काओ ने अपनी पहचान मिस्टर राम के नाम से, तो के शंकर नायर का नाम कर्नल मेनन रखा गया। मुक्ति बाहिनी को कमांड करने के लिए एक अनुभवी फौजी ऑफिसर की जरूरत थी। पाकिस्तानी फौज में कर्नल पद पर रह चुके MAG ओस्मानी को बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी या फिर मुक्ति बाहिनी के कमांडर इन चीफ पद पर नियुक्त किया गया। उनका कोड नेम RNAW ने ओलिवर रखा। जुलाई 1971 पीएन बनर्जी ने आर्यन काओ को रिपोर्ट भेजा, जिसमें उनके और MAG ओस्मानी मतलब ओलिवर के कुछ शिकायतें थी। पहली शिकायत कर्नल मेनन यानी शंकर नायर के विषय में, वह आवामी लीग पार्टी के लीडर से कई दिनों तक नहीं मिले। दूसरा शिकायत ओलिवर की तरफ से भारतीय सेना ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के विषय में। ओलिवर और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा एक दूसरे के काम से संतुष्ट न थे। लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा का सहयोग कुछ खास न था। आर्यन काओ ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा से बातचीत की और सभी समस्याओं का निवारण किया। आर्यन काओ और पीएन बनर्जी को जनरल सैम मानेकशॉ के साथ काम करने में समस्याएं हो रही थी। जनरल सैम मानेकशॉ चाहते थे कि RNAW कलकत्ता से रोज बांग्लादेश आर्मी का बुलेटिन तैयार करे, इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड से मिले हुए इनपुट्स के बाद। उनके इस बात का पीएन बनर्जी ने विरोध किया और साफ साफ कह दिया कि RNAW ईस्टर्न कमांड के लिए कुरियर का काम नहीं करेगा। दोनों के बीच बहस रुकी नहीं। जनरल सैम मानेकशॉ चाहते थे कि पीएन बनर्जी हर दिन पूर्व पाकिस्तान के विषय में मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट हर दिन दिल्ली में भेजे। आर्यन काओ और जनरल सैम मानेकशॉ के बीच बातचीत हुई। दोनों ने मिलकर अपने बीच चल रहे समस्याओं को सुलझाया। सैम मानेकशॉ से मिलने के बाद आर्यन काओ ने पीएन बनर्जी को आदेश दिया कि वह अपने डेप्यूटी भट्टाचार्य द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा से बांग्लादेश आर्मी बुलेटिन्स ले और बांग्लादेश गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। इन सब के बाद कहा जाता है कि जनरल सैम मानेकशॉ और आर्यन काओ के संबंध घनिष्ठ हुए और दोनों अंत तक एक दूसरे के टच में रहे। पीएन बनर्जी लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच ब्रिज बनकर अच्छे से काम कर रहे थे। पीएन बनर्जी ने जुलाई 1971 आर्यन काओ को एक चौंका देने वाला रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तजुद्दीन अहमद के बारे में था। तजुद्दीन अहमद के प्रधानमंत्री बनते ही आवामी लीग पार्टी के बीच विरोधाभास शुरू हुआ। उस वक्त बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी साथ मिलकर पहले बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ें, फिर बाद में प्रधानमंत्री के विषय को अंजाम दें। बात करें आवामी लीग का तजुद्दीन के प्रति विरोध की, तो कारण था मुजीब और तजुद्दीन का आपस में कड़वे संबंध। मुजीब को तजुद्दीन पर जरा भी भरोसा न था। 25 मार्च 1971 मुजीब की गिरफ्तारी वाली रात के दिन मुजीब के एडवाइजर डॉक्टर कमल हुसैन, अमीरुल इस्लाम, तजुद्दीन अहमद के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। जिस रात ढाका में मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ, तजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम सबसे पहले देश छोड़ के दिल्ली में जा पहुंचे। उनके दिल्ली पहुंचने का मकसद ही था भारत सरकार की सहायता लेकर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वक्त बीतता रहा और आ गया दिसंबर 1971। भारतीय फौज ने लगभग अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली। बांग्लादेश के सीमा इलाकों पर मेजर जनरल उबन ने 8000 मुक्ति बाहिनी योद्धाओं को ट्रेन करवाकर तैयार कर लिया।
रही बात आर्यन खाओ की, तो हर दिनों की सर्वेलेंस कोऑर्डिनेशन को कायम रखते शंकरन नायर ने अपना काम बखूबी जारी रखा। उनके नेतृत्व में RNAW ने अपने हाई ग्रेड कॉन्टैक्ट पाकिस्तान आर्मी में एक्टिवेट कर दिए। RNAW का एक जासूस पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान के ऑफिस में काम कर रहा था। उस एजेंट ने 1971 युद्ध का गेम चेंजिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट शंकरन नायर तक पहुंचाया। एजेंट ने रिपोर्ट याह्या खान के ऑफिस से चुराया। रिपोर्ट के अनुसार 1 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न सेक्टर पर भारी तादाद में आक्रमण करेगा। रिपोर्ट के मिलते ही शंकरन नायर, आर्यन खाओ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हरकत में आ गए। शंकरन नायर और आर्यन खाओ ने तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर कॉल किया और हमले की चेतावनी दी। इंडियन एयरफोर्स अलर्ट हो गए और तैयार बैठे थे। 1 दिसंबर गया, 2 दिसंबर गया, परंतु हमला न हुआ। एयरफोर्स हेडक्वार्टर से शंकरन नायर को संपर्क किया गया, जिसमें उनको बताया गया कि अब और ज्यादा देर तक पायलट्स को हाई अलर्ट मोड पे नहीं रखा जा सकता। लेकिन शंकरन नायर ने एयरफोर्स से विनती की कि अगले 24 घंटे और उनके पायलट्स को हाई अलर्ट पे रखा जाए। शंकरन नायर ने फिर से इंटेलिजेंस रिपोर्ट को डिकोड किया। डिकोड होते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल तारीख 3 दिसंबर थी, ना कि 1 दिसंबर। RNAW ने कोड को समझने में गलती कर दी। हुआ भी ऐसा ही। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न सेक्टर पर भारी हमला किया, पर ज्यादा नुकसान न कर पाए क्योंकि भारतीय वायुसेना भी काउंटर अटैक के लिए तैयार थे। देखा जाए तो शंकरन नायर के रिक्वेस्ट ने भारतीय वायुसेना को बड़े नुकसान से बचा लिया। RNAW द्वारा दिए गए इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने उनकी मजबूत क्षमता को देश के समक्ष प्रस्तुत किया। इस हमले के बाद जो हुआ उसे हम सब जानते हैं। शुरू हो चुका था इसके बाद 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का खूनी खेल।